जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 13 मार्च 2025 की न्यूज़ को सिम्प्लीफाई करेंगे। चलिए, और हमारा एम यही रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम स्पेसिफिक जो न्यूज़ है उसी को कवर करें, जो फालतू न्यूज़ है उसको हम कवर न करें, क्योंकि प्रीलिम्स नज़दीक है तो हमारा टाइम लीस्ट वेस्ट होना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारी न्यूज़ है कि इंडिया मॉरिशस के जो टाइज हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ओर इनहेंस हो गए हैं। ओके, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद क्या रखना है कि भाई नरेंद्र मोदी जी को मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हुआ है। रिसेंटली जो जो कंट्रीज ने हमारे पीएम को जो सिविलियन अवार्ड्स दिए हुए हैं, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अपनी अपनी कंट्रीज के, वो इंपॉर्टेंट है, वो हमें एक बार याद रख लेना है। ओके, इसके साथ साथ क्या हमने इशू किया है भाई मॉरिशस के साथ, तो लोकल करेंसी में हम ट्रेड करेंगे। अभी देखो ये कैसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इंडिया ने किन किन कंट्रीज के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड को इनिशिएट किया है, फिर 1 2 3 ऑप्शन हो सकते हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन होगा और चांसेस कम है, बट फिर भी मैंने डाल दिया है कि शायद भी गलती से आ जाए तो हमें आना चाहिए। फिर भाई महासागर हमने अनाउंस किया है। महासागर स्टैंड फॉर म्यूचुअल होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन। तो देखो सबसे पहले हमारा सागर तो काम कर ही रहा था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन, उसको हमने और बढ़ा दिया है, महा कर दिया है कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट। दैट्स इट, बाकी जो था वो का वही है सागर। ठीक है, और ये किसके लिए है? डेफिनेटली ग्लोबल साउथ के लिए है। ओके, इंडिया मॉरिशस का रिलेशन, ये देखो ये मैं ना इग्नोर करवा रहा हूँ क्योंकि ये काम का नहीं है। इधर से प्रीलिम्स में 0 क्वेश्चन बन सकते, कोई चांस ही नहीं है बनने के। ये सब ऐसे ही पॉइंट है कि भाई ट्रेड और डेवलपमेंट इजी होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग, म्यूचुअल सिक्योरिटी, सब एक नॉर्मल बातें हैं और ये सब चीजें में मेंस में काम आती है। बट अभी प्रीलिम्स के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट? क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 50 दिन है बस। ठीक है, चलिए मॉरिशस के रिलेशंस देख लेते हैं। तो इंडिया का ट्रेड सरप्लस चलता है, मतलब हम मॉरिशस को ज्यादा सामान देते हैं व्हेन कंपेयर टू हम कितना लेते हैं। इन शॉर्ट देते लेते में हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, ठीक है, और इम्पोर्ट कम है। दैट्स इट, मॉरिशस के सामने ट्रेड सरप्लस है। फिर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2021 में इनके साथ साइन है। हम मैंने पहले ही आपको बताया है कि भाई पीटीए होता है, पीटीए के बाद एफटीए, एफटीए के भाई ऊपर सेका और सेपा आता है, मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। फिर हमारा पॉलिटिकल यूनियन हो जाएगा जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। और हाँ, बीच में कस्टम यूनियन भी शायद आता है, अभी मुझे याद नहीं है, पर उसको इग्नोर भी करो, वो जरूरत भी नहीं है। ओके, फिर भाई सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई है इंडिया के लिए आफ्टर द सिंगापुर। और देखो ये कोई मतलब अच्छी बात है, बट इनडायरेक्टली देखोगे ना तो इंडियन का ही पैसा मॉरिशस में जाता है, फिर वही पैसा घूम के हमारे यहाँ पे आता है, बट ठीक है, आता है। कल्चर, पीपल टू पीपल टाइज की बात करें तो 70% जितनी मॉरिशस की जो पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन की है। और मॉरिशस के यहाँ पे हमें वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट भी मिलता है, जो कि हिंदी लैंग्वेज को वर्ल्ड में प्रमोट करने के लिए बनाया हुआ है। अब सोचिए दूसरी कंट्री हिंदी को प्रमोट करने के लिए हो रही है, हमारे यहाँ पे हिंदी के डिस्प्यूट चल रहे हैं। ओके, बस प्रिंस स्पेसिफिक हम क्या याद रखेंगे, हमारा सेका साइन है, फिर हिंदी सेक्रेटेरिएट मॉरिशस के अंदर है, सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई है। दैट्स इट, इधर से पूछा जा सकता है और कुछ खास नहीं होगा। और हाँ, इधर का लोकेशन अगर हमें अफ्रीका का मैप दिया हुआ है तो छोटी छोटी चीजें जैसे कि भाई मोजाम्बिक करंट पड़ता है, अगुलहास करंट पड़ता है, फिर यहाँ पे जो छोटे मोटे आइलैंड्स पड़ते हैं। कल भी मॉरिशस था ना, हमने वो शागोस आर्किपेलागो और डियागो गार्सिया वो सब देखा था, वो ब्रिटेन की टेरिटरी, कल ही न्यूज में हमने देखा हुआ है। फिर ये वाला एरिया भी कॉन्स्टेंट न्यूज में चल रहा है, एडन, गल्फ ऑफ एडन, वहाउदी रिबल्स एक्सेट्रा। फिर ये सब लेक्स भी हम देख लेते हैं, चलिए, क्योंकि ये सब काम का है। अफ्रीका से हर साल एक आध दो क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले ये बॉर्डर से देख लीजिए, ये रहा देखिए हमारा मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस, यहाँ पे फ्रांस का रियूनियन आइलैंड पड़ता है। फिर भाई सेशल्स, कोमोरोस, तंजानिया, ये सारी उसकी कंट्रीज, ये आजू बाजू जो भी कंट्रीज है काफी है। मेनली हमें यहाँ की लेक देखनी है, जैसे कि मलावी के बीच में लेक मलावी। दूसरी कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर बनाती है, तो भाई जाम्बिया बनाती है, सॉरी जाम्बिया नहीं बना रही है शायद, यस यस। फिर तंजानिया है यहाँ पे हमारा है मोजाम्बिक। ओके, छोड़िए, नीचे से सारी पहले लेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा लेक मलावी, लेक चिलीवा, लेक करीबा, उसके ऊपर जाते हैं तो लेक मेवरू, लेक तंगेनिका सबसे बड़ी लेक है, लेक विक्टोरिया, फिर हमारा लेक कीवू, क्योगा, अल्बर्ट, लेक क्योगा, लेक तुर्काना। ये सब जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत बार ये ऑलरेडी देखा हुआ है, राइट? और ये सारी की सारी आपको याद रखने की कोशिश करनी है। चलिए मेजर रिवर देख लेते तो भाई लेक विक्टोरिया से हमारा शुरू होता है और नाइल रिवर, फिर लेक अल्बर्ट बनाता है, फिर आगे बढ़ता है आगे बढ़ता है, यहाँ पे उनको ब्लू नाइल मिल जाता है, और फिर आगे बढ़ते हुए ये हमारा मेडिटेरियन ओशन में खत्म हो जाता है, मेडिटेरियन सी में खत्म हो जाता है, सॉरी। फिर देखो ये रिवर आपको याद रखना है, वोल्टा।
वोल्टा क्यों रखना है तो मैंने बताया हुआ है कि पीवाईक्यू कैसे लिंकेजेस होते हैं और क्यों वोल्टा इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर भी देख लेते हैं वोल्टा। तो सबसे पहले आपके वोल्टा में आपको याद रखना है ब्लैक, फिर यहाँ पे आता है ब्लू, सॉरी रेड और व्हाइट। ठीक है, ये ब्लैक है, ब्लैक के लिख देता हूँ, ठीक है, ब्लैक, रेड और व्हाइट। ठीक है, ये तीन बना के ये वोल्टा बनाता है और यहाँ पे वोल्टा लेक भी पड़ता है। ठीक है, नॉट एक्चुअली यहाँ मतलब एंड हो जाता है ना, यहाँ पे लेक वोल्टा पड़ती है, तो ये आपको ध्यान देना है। कौन सी कंट्री के अंदर आता है तो घाना के अंदर आता है, घाना। ओके, बाकी दूसरी रिवर्स भी देख लीजिए, ऐसे ही भाई गो थ्रू कर लेते हैं। भाई कोंगो रिवर पड़ती है यहाँ पे, जाम्बेजी रिवर है, लिम्पोपो है और ऑरेंज है। ओके चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। हाउसिंग इंडेक्स बाहर निकला है, नॉट एक्चुअली इंडेक्स, हाउसिंग में कितना लोग लोन ले रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसने भी निकाला है बाहर तो भाई नेशनल हाउसिंग बैंक ने निकाला है। नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में देख लो तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि कोई एक्ट के थ्रू बनी हुई है। एक्ट मतलब हाउसिंग बैंक ऑफ, सॉरी हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। इसको कंट्रोल करने की रेगुलेटरी पावर सारी किसके पास है तो भाई आरबीआई के पास है। ओके, किसका हेडक्वार्टर इनका कहाँ पे है तो दिल्ली के अंदर है। ओके, और इसके पास जितना भी कैपिटल है ऑथराइज कैपिटल, इट इज फुल्ली सब्सक्राइब बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके चलिए, इसने भाई डेटा में क्या बताया हुआ है कि जितने भी जो होम लोन्स आ रही है, ठीक है, उसमें से 81% जितनी जो है वो बैंक अकाउंट के थ्रू आ रही है, जो 19% जितनी है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के थ्रू आ रही है। दैट्स इट, और कुछ खास काम का नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए कि भाई होम लोन्स का परसेंटेज कितना है जीडीपी के अंदर, तो भाई 11% के आसपास है, और ये पिछले 10 सालों से बड़ा है। तो हमें याद क्या रखना है, सिर्फ के जीडीपी में इनका शेयर इंक्रीज हुआ है। क्वेश्चन देखो डायरेक्टली आने के चांस कम है, बट अगर आएगा ना तो वो स्टेटमेंट वाला आएगा कि भाई रिसेंटली India's housing loans share in our GDP has increased significantly और almost doubled in last 10 years। तो है ना ऑलमोस्ट डबल। और उधर हमें लगेगा कि नहीं यार ये इतना डेफिनेट नंबर दे दिया, ये तो गलत है। पर हल्का फुल्का आपको भी आइडिया होगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट तो सही था। ठीक है, फिर ग्रीन बिल्डिंग्स मतलब कि जो भी बिल्डिंग को बनाते वक्त या फिर बन गई है उस वक्त वो कार्बन का इमिशन अगर बहुत कम कर रही है तो वो ग्रीन बिल्डिंग है। ओके, अभी चैलेंजेस क्या क्या है तो भाई रीजनल डिस्पैरिटीज, मतलब साउदर्न स्टेट 35% जितना ये हाउसिंग लोन्स में है, नॉर्दर्न 28, ईस्टर्न 5.4 और नॉर्थ ईस्टर्न में तो 0.61, मतलब ये रीजनल डिस्पैरिटीज देखती है। क्लाइमेट रिस्क है हमारे पास, ग्रीन बिल्डिंग में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, सर्टिफिकेट्स बॉडी हमारे पास कम है, और अगर है तो उनका जो क्राइटेरियाज होता है वो वेरी करता है, इसलिए दिक्कत है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो भाई एआई का यूज कीजिए, नई नई टेक्नोलॉजी, 3D मॉडलिंग, मशीन लर्निंग, बहुत कुछ यूज कर सकते हैं। लिक्विडिटी को और बढ़ाने की जरूरत है, जैसे कि रीट प्रोवाइड कीजिए। ओके, रीट क्या होता है ये ऑलरेडी पार्ट है बीवाईक्यू का। तो देखो गवर्नमेंट बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, राइट, और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि गवर्नमेंट कोई रोड बना रही है, पेन बड़ी कर लेता हूँ मैं, गवर्नमेंट कोई रोड बना रही है, समझ लीजिए उसमें 100 करोड़ का खर्चा आएगा। गवर्नमेंट बोलती है जितनों को भी इन्वेस्ट करना है वो सब इन्वेस्ट करो, समझ लीजिए कि मैंने 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया। अभी ये रोड जब बन गया तब उस रोड से जो भी रेवेन्यू आएगा, जैसे कि रेवेन्यू हर साल आ रहा है 10 करोड़ रुपए, ठीक है, और मेरा हिस्सेदारी कितना था, 100 करोड़ में से 1 करोड़ था, मतलब 1% था। तो इस 10 करोड़ का जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू, उसमें मुझे भी हिस्सा मिलेगा, मतलब इसका 1% मैं निकालता हूँ तो 10 लाख रुपए मुझे मिलेंगे। दैट्स इट। ओके, तो रिट इन शॉर्ट क्या है, रिट इट इज काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, दैट्स इट। ओके, फिर भाई अर्बन चैलेंज फंड हमने इशू किया है अपने नए बजट में कि भाई जो भी अर्बन एरियाज में चैलेंजेस आ रहे हैं उसके लिए हम करेंगे। फिर नेशनल जियो स्पेशल मिशन टू बूस्ट हाउसिंग सेक्टर ग्रोथ। ठीक है, और कुछ काम का है यहाँ पे नहीं, कुछ भी काम का नहीं है। ओके, एक सेकंड के लिए, ट्रेड प्रोग्रेस इन हाउसिंग इन इंडिया जैसा कोई भी आता है रिपोर्ट तो वो नेशनल हाउसिंग बैंक, आप उधर क्लिक भी कर लोगे। ओके, फिर यहाँ पे देख लीजिए, इंडिया सेट टू लीप फ्रॉग यूएसए टू बिकम लार्जेस्ट वेब 3 डेवलपर कम्युनिटी बाई 2028। ओके, इन शॉर्ट हम यूएस से आगे निकल जाएंगे और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट वेब 3 डेवलपर कंट्री हो जाएंगे। ठीक है, वेब 3 क्या है देखो, फोकस करो वेब 1 2 3 में। वन सबसे पहले मतलब जब इंटरनेट की शुरुआत हुई तब इंटरनेट कौन से स्टेज पे था और अभी वो कौन से स्टेज पे, अभी तो हम वेब 4 की ओर बढ़ रहे हैं, बट ठीक है। वेब 1 में क्या था कि इंटरनेट आया है, सिर्फ आप जो भी इंटरनेट के ऊपर पब्लिश होता है ना उसको सिर्फ रीड कर सकते हो, दैट्स इट। इसमें मिलियंस ऑफ यूजर थे और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए काम आता था, दैट्स इट, और कुछ खास नहीं था। और ये सबके लिए कॉमन गेटवे की तरह काम करता था, ग्रेट। फिर वेब 2.0 आया, इसमें हम रीड भी कर सकते थे और राइट भी कर सकते थे, मतलब खुद चाहे तो कुछ राइट भी कर दिया। इसमें बिलियंस ऑफ यूजर हो गए, इसकी वजह से इंटरेक्शंस बढ़ गए हमारे, और इसमें कम्युनिटी वेब डेवलप होगी डेफिनेटली। फिर वेब 3.0 आया,
इसके अंदर रीड, राइट एज वेल एज एग्जीक्यूट भी हम कुछ कर सकते हैं, अगर चाहे तो कर ही सकते हैं ना, राइट। इफ आई वांटेड टू डेवलप सम काइंड ऑफ ऐप एटसेट्रा, आई कैन डू दैट। फिर भी ट्रिलियंस ऑफ यूजर्स आ गए, इमोशन आ गया इसके अंदर, सिमेटिक वेब हो गई। सिमेटिक वेब क्या होती है भाई? सिमेटिक वेब मतलब क्या है कि कंप्यूटर के पास ज्यादा हमने दिमाग दे दिया कि जैसे ह्यूमन सोचना चाहता है वैसे सोचना। देखो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, राइट, और आप कुछ भी सर्च करते हो, आप चाहो उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, और कोई बार बकवास इंफॉर्मेशन मिल जाता है जो कि एक्चुअली रिलेट ही नहीं करते हैं। मतलब इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, वी डोंट नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। तो सिमेटिक वेब क्या करता है, वो आपको छान के देगा कि भाई जो आप चाहते हो वो आपको मिले, ठीक है। और ये सब कैसे होगा? मशीन लर्निंग के थ्रू होगा, एआई के थ्रू होगा, एटसेट्रा। कि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल समझ लीजिए, मैं चाहता हूँ कि एप्पल में सर्च करूँ। एप्पल में इसलिए सर्च करना चाहता हूँ कि भाई मुझे न्यूट्रिशियस फूड चाहिए। तो ये कंप्यूटर खुद समझ जाएगा कि अच्छा है, कोई एप्पल सर्च कर रहा है ना, उसका मतलब 2-3 ही हो सकते हैं, या तो उसे एबीसीडी सीखनी हो सकती है, या फिर उसे कुछ न्यूट्रिशियस फूड के बारे में सीखना हो सकता है, या फिर उसको फूड की रेसिपीज चाहिए होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग बताएगा। ऐसे नहीं कि मैं एप्पल सर्च कर रहा हूँ, मुझे साइंस बता रहे हैं कि भाई हाउ एप्पल डेवलप्ड, उसका नेम कैसे पड़ा, बकवास, वो मुझे काम का ही नहीं है, राइट। तो यही होता है सिमेटिक वेब, कि आपको जो काम का हो उस तरीके से इंटीग्रेशन का डेटा करके, नॉलेज का यूज करके आपको जो काम की चीज है वही आपके तक पहुंचाए, ठीक है। इट इज फॉर्मिंग अ वेब ऑफ इंटरकनेक्टेड डेटा इन मोर यूजेबल एंड मोर साइंटिफिक मैनर, एक्चुअली मोर ह्यूमनिस्टिक मैनर। ह्यूमन जो तरीके से चाहते हैं उस तरीके से मिल जाना, ठीक है। अभी के लिए हम देखें तो इंडिया के पास 4.7 मिलियन से भी ज्यादा इसके डेवलपर्स हैं, और ईयर ग्रोथ की हम बात करें तो 28% जितना ग्रोथ है, मतलब बहुत हाई ग्रोथ है अभी। ओके, वेब 3.0 को देख लीजिए। वेब 3.0 किस कहाँ पे स्टैंड करता है, इसका मतलब यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट टेक्नोलॉजीज है, जिसमें जो आपका डेटा होता है उसकी ओनरशिप आपके खुद के पास होती है और डिसेंट्रलाइज होती है, जिसके आप रिड्यूस कर सकते हो रिलायंस ऑन दी इंटरमीडियरीज। मतलब कि अभी तक अगर मुझे कोई भी डेटा यूज करना था, थोड़े टाइम पीछे आप चले जाइए, तो जो भी डेटा था उसका ओनरशिप किसके पास था? जैसे कि मैं फेसबुक यूज कर रहा हूँ तो फेसबुक के पास मेरे डेटा की ओनरशिप है। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, जैसे कि ब्लॉकचेन आ गया, क्रिप्टो करेंसीज आ गया, इन सब में जो मेरा डेटा है उसकी जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? मेरे पास है खुद। इससे पता चलता है कि जितना इंटरनेट आगे बढ़ रहा है उतनी ही जो अथॉरिटी है वो डिसेंट्रलाइज होती जा रही है, ओनर हम खुद बनते जा रहे हैं, राइट, डिसेंट्रलाइज है। ओके, तो क्वेश्चन ये आ सकता है, वेब 3.0 के अंदर कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं होती है, सही या गलत? तो सही। इसके साथ हम इंटरमीडिएट्स को रिमूव कर सकते हैं, सही या गलत? सही। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं क्या? यस है। नॉन फंजिबल टोकन्स क्वेश्चन आ चुका है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग, रियल वर्ल्ड एसेट्स, एटसेट्रा, बहुत कुछ। ओके, इसमें दिक्कत हमें क्या आती है? तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले तो पैसा ही नहीं है। अगर पैसा है तो पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी भी है, सब कुछ है, तो स्किल वर्कफोर्स नहीं है। उसके साथ साथ मेन इशू यहाँ पे हमने देखा ना, जो भी डेटा है डिसेंट्रलाइज है, कोई से कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो हो सकता है ना इसके थ्रू गलत काम भी होने लगे। जैसे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लोग पैरेलल करेंसी की तरह यूज करने लगे, जैसे क्रिप्टो करेंसी करते ही, राइट। तो ये कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाएगा, तो ये हमारा इशू है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? हमें इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, जैसे कि हमने G20 में भी बोला था। फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिस तरीके से काम करती है उसको और अच्छा करना चाहिए, नॉर्मल नॉर्मल। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लॉकचेन बोला है, देखो ब्लॉकचेन के बारे में जल्दी से बता देता हूँ काम कैसे करती है। समझ लीजिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का बता रहा हूँ कि मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए कोई भी ट्रांजेक्शन किया है। समझ लीजिए कि मैंने एक पेन खरीदी है, ठीक है, और मैंने जब पेन खरीद रहा था तब मेरा सब डेटा डाला है। ये डेटा जैसे मैंने डाला और उसका मैंने नाम यूज किया स्मार्ट आईएएस युवराज, मेरा नाम उधर मैंने यूज किया, तो ये क्या करेगा? ये पूरा डाल देते हैं, स्मार्ट आईएएस बाय युवराज, ठीक है, युवराज। अभी ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अलग अलग डेटा को एक अलग अलग ब्लॉक में के अंदर डालेगा, अलग अलग ब्लॉक। ब्लॉकचेन में ब्लॉक है और वो चेन है, दोनों को तोड़ दो, ब्लॉक्स में चेन, तो भाई अलग अलग ब्लॉक में नाम डाल दिया। फिर एक ब्लॉक कहीं पे घूम रहा है, एक ब्लॉक कहीं पे घूम रहा है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन मीडियम है, बहुत सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन में ब्लॉक पड़े हैं। तो भाई इस बंदे ने स्मार्ट एक्स बॉक्स में लिख डाल दिया, मतलब कंप्यूटर है, आईएस एक्स बॉक्स में डाल दिया, युवराज इस बॉक्स में डाल दिया। अभी किसी को भी हैक करना है या फिर किसी को भी जानना है, तो किसे पता कौन से ब्लॉक में कौन सी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। समझ लीजिए आपका नाम है राजू टीना मीना, यहाँ पे राजू है, यहाँ पे टीना है, यहाँ पे मीना है।
अभी किसी को भी अगर डेटा ये एक्सेस करना है तो वो एक्सेस कर ही नहीं पाएगा ना, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा ब्लॉक किसका है, दे डोंट नो। तो इसीलिए होगा क्या कि देखो ये सारे ब्लॉक ना अलग-अलग चेन के साथ कनेक्टेड होंगे। आप खुद जब इस ब्लॉक को एक्सेस करोगे ना, जैसे मैं खुद डाल रहा हूँ कि स्मार्ट आईएएस बाय युवराज, तो ये ब्लॉक ना ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएँगे कि भई स्मार्ट, उसके बाद डायरेक्ट आईएएस और उसके बाद डायरेक्ट युवराज, एक दूसरे को कनेक्ट कर लेंगे क्योंकि मैंने डाला है। मेरे अलावा कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता है क्योंकि इसे पता ही नहीं है कि कौन से ब्लॉक में कौन-सी इन्फॉर्मेशन है, राइट? इन शॉर्ट ब्लॉकचेन में हमारा जो डेटा होता है वो एक अलग-अलग ब्लॉक में होता है और ये सारे ब्लॉक एक चेन के साथ जुड़े हुए होते हैं। आप ही उसको एक्सेस कर पाओगे, आपके अलावा कोई अथॉरिटी ही नहीं होगी जो उसको एक्सेस कर पाएगी। ओके? जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती है और अभी हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीज़ें ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आ रही है। क्योंकि ब्लॉकचेन इज़ मोस्ट सिक्योर मैकेनिज़्म। ओके, फिर स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट आई है इन रूरल डेवलपमेंट ऑन पंचायती राज। ओके, क्या-क्या रिपोर्ट में बोला है? जनरल ट्रेंड बस आपको याद रखना है। हार्डेस्ट वे है, अगर क्वेश्चन नहीं आएगा बट फिर भी, कि भई जो बजट एलोकेशन है वो लगातार कम होता जा रहा है, कंटीन्यूअस ट्रेंड कि लो होता जा रहा है। फिर जो पीसा एक्ट है हमारा, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज़, वो भी इफेक्टिव कम है दिख रहा है। फिर रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसके अंदर हमने ये लॉन्च तो कर दिया है पर पैसा हम बाँट नहीं रहे हैं। जैसे कि 14 स्टेट्स आउट ऑफ 34 स्टेट्स, उसको पैसा मिला ही नहीं है 24-25 के अंदर, तो पैसा ही नहीं दिया तो काम कैसे करेंगे? फिर स्वामित्व स्कीम हम चला तो रहे हैं, बट अभी भी उसके जो टारगेट्स थे वो अचीव नहीं हुए हैं। जैसे कि बिहार में तो ज़ीरो वर्क किया है। फिर शॉर्टेज ऑफ सपोर्ट स्टाफ है, टाइड ग्रांट्स 60% है और अनटाइड ग्रांट्स हमारी 40% है। डिले हो रहे हैं पंचायती इलेक्शंस के अंदर और रिलायंट हम कर रहे हैं जितने भी गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रहे हैं उसी के ऊपर। ओके, रिकमेंडेशन क्या है? तो नॉर्मल इन सबको इम्प्रूव करना है, दैट्स इट। ओके, जैसे कि देखिए सबमिट करना है स्टेट को अपना डिमांड फंड की कितना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करवाना है, सबमिट करनी है रिक्वेस्ट कि भई हमें इतना पैसा दीजिए और इतना हम जल्दी टाइमली यूज़ कर लेंगे। फिर भई इलेक्शन टाइम पे करवाने हैं, जनरेट करना है अपना खुद का रेवेन्यू, डिजिटल गवर्नेंस के इनिशिएटिव लेके आने हैं, कॉन्क्रीट एक्शन प्लान इन्होंने बनाना है, सब नॉर्मल बात है। बस अब मेंस में कैसे यूज़ करोगे, इसमें से कोई भी आप याद कर लो, नॉर्मल सब बातें हैं, याद करने का वैसे ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे ही याद रख लो और लास्ट में लिख देना एज़ पर स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट ऑन पंचायती राज, खत्म। ओके, फिर यहाँ पे आ जाइए। स्टैंडिंग कमेटी की एग्रीकल्चर के ऊपर रिपोर्ट आई थी और बोला है कि भई कॉन्स्टेंटली एग्रीकल्चर के ऊपर जो बजट आ रहा है, वो लगातार कम होता जा रहा है। जैसे कि पिछले 2021 में ये 3.5% था अपनी टोटल बजट एलोकेशन का और अभी ये टोटल बजट एलोकेशन का 2.5% जितना हो गया है। अभी देखो ये जितना देते हैं ना, ये 2.5 जैसे दे दिया, या कि 2.5 का 2.5 पूरा यूज़ होगा? नहीं होगा, क्योंकि खुद को स्टाफ के खुद के खर्चे होंगे ना, तो यूज़ नहीं हो पाएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, समझ लीजिए हमारा टोटल बजट है ₹1000, ठीक है? इस 1000 में से 2.5 हमने एग्रीकल्चर को दिया है। 1000 का 2.5 होगा ₹25, ठीक है? ऑलमोस्ट ₹25 हमने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को दिया हुआ है। अब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री खुद भी तो काम करेगी कि भई अपने जो स्टाफ होगा उसको पगार देना होगा, अपना जो मिनिस्ट्री होगी उसके कुछ-कुछ खर्चे होंगे, गाड़ी, पेट्रोल जो भी है, ये सब का खर्चा अलग हो गया। तो कायदे से एक्चुअली में एग्रीकल्चर में कितना पैसा यूज़ होगा? तो भई ये जो 25 दिया ना उसका भी 60% जितना 59.84% जितना। तो एक्चुअल यूटिलाइज़ेशन तो भई इतना ही होने वाला है। तो आपको पता चल रहा है कि भई हम पैसा लगातार कम देते जा रहे हैं। और एक बात जो हम बोल रहे हैं कि हम एमएसपी बढ़ा देंगे, ये वो सब बकवास बातें हैं। अब पैसा एलोकेट ज़्यादा कीजिए, सब हो जाएगा अच्छी तरीके से। हटाइए। बस यही हमें न्यूज़ में याद रखना था। प्रीलिम्स में एक ही क्वेश्चन आ सकता है, ट्रेंड क्या है एग्रीकल्चर में बजट एलोकेशन का, दैट्स इट। ओके, रिकमेंडेशन क्या-क्या कमिटी ने दी है, स्टैंडिंग कमिटी ने? तो भई जो हमारा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, उसको बदल के हमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर लेबर वेलफेयर कर देना चाहिए। पीएम किसान को एक्सपेंड करना चाहिए। मिनिमम लिविंग जो वेजेस है उसको बढ़ानी चाहिए। फिर एमएसपी का जो है उसको हर एक ऑर्गेनिक क्रॉप के लिए, ये बहुत अच्छी बात है, हर एक ऑर्गेनिक क्रॉप के लिए दे देना चाहिए। देखो ऑर्गेनिक क्रॉप पे आप दोगे ना सिर्फ, उसका फ़ायदा क्या होगा, किसान खेती भी ऑर्गेनिक करेगा कि भई तो ही एमएसपी मिलने वाला है और चेक हम खुद कर सकते हैं ऑर्गेनिक थी कि नहीं, ठीक है? फिर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम हमें और बढ़ानी है, कृषि विज्ञान केंद्र्स को बढ़ाना है, ये एटसेट्रा। ये सब आपको मैंने बताया हुआ है, राइट? एक भी चीज़ आपको नहीं पता है, यू नीड टू रिवाइज़, उस और कोई चांस ही नहीं है आपके पास। ओके, चलिए। फिर स्टैंडिंग कमेटी की अगेन रिपोर्ट आई है, बट ये रिपोर्ट है कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत। ओके, इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड, इसके अंदर हर साल ना कुछ-कुछ पैसा दिया जाता है। तो इस साल जो पैसा हमने दिया है ना, उसका 71% जितना ही हमने यूज़ किया था, वो रिपोर्ट आया है, ठीक है। किसमें यूज़ किया होगा हमने? किया होगा क्या किया है?
तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या होता है? समझ लीजिए किसी भी कमोडिटी के जो डिमांड थी वो अचानक से बढ़ गई है, बट उसकी सप्लाई उतनी नहीं है, तो उसमें हम पैसा डाल देंगे थोड़ा सा, या फिर अचानक से बहुत ज्यादा कम हो गई हो तो पैसा डाल देंगे। इन शॉर्ट प्राइस को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप नहीं समझोगे, आई नो। टमाटर के प्राइस 10 रुपए चल रहे थे, अचानक से प्राइस 30 रुपए हो जाते हैं, तो ये 20 रुपए जो गैप आ गया है उसको स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ये पैसा देगी इधर से, कंज्यूमर वेलफेयर फंड से, ठीक है, या फिर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से। या फिर ये 10 रुपए था, अचानक से ये 5 रुपए हो गया, तो भाई किसान को सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए पैसा देंगे। इन शॉर्ट सब स्टेबल करके रखेंगे, अचानक से बढ़ने नहीं देंगे, अचानक से घटने नहीं देंगे। ओके, फिर नाफेड जैसे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है, ये यूजुअली एक्सपोर्ट्स का काम करते हैं, उसको हमें और बढ़ाना है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं रहा है, कई जगह पे हमने ज्यादा दे दिया, कई जगह पे कम दे दिया, तो इसको भी थोड़ा सा स्टेबल कीजिए। फिर केंद्रीय भंडार जो होते हैं वहां पे भी थोड़ा सा काम कीजिए, दैट्स इट। ओके, दूसरा क्या क्या बोला है कि भाई जो टेलीकॉम कंपनीज है, हर कोई टेलीकॉम कंपनी जो हमारी, मतलब जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये सारे को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर चलना होता है, बट हर चल नहीं रही है। अभी ये ना चले ना, इसकी वजह से भी इश्यूज हो जाते हैं। अब ये खुद सोचिए, कोई कंपनी है, वो न्यूयॉर्क के टाइम को फॉलो कर रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और कोई है वो इंडिया के टाइम को फॉलो कर रही है, तो इसकी वजह से कितना दिक्कत हो जाएगा कि मैं 6 बजे के ऊपर चल रहा हूँ, आप 8 बजे के ऊपर चल रहे हो, तो इट इज नॉट एट ऑल राइट, ठीक है। तो उसको ठीक, ये बकवास पॉइंट है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, बस ये याद रखना है कि आईएसटी के अकॉर्डिंग हर एक कंपनी नहीं चल रही है, दैट्स इट। ओके, बाकी यूनिफॉर्मिटी लेके आइए, इमीडिएट एक्शंस कीजिए, प्रोएक्टिव स्टेप्स लाइए, स्ट्रीमलाइन कीजिए अपनी फंडिंग प्रोसेस को, ताकि जो आपका फंड है उसमें भी यूनिफॉर्मिटी आइए। ओके, बाकी सब बकवास है, ठीक है, कुछ का याद रखने का जो मैं हाईलाइटेड पोर्शन है वह उसी की जगह पे आपको फोकस करना है, बाकी नहीं करना है, नहीं काम का है। चलिए, फिर है ऑयल फील्ड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल। बिल है बट पास हो जाएगा, वी नो, शायद हमारे एग्जाम से पहले भी हो जाए, ठीक है। ऑयल फील्ड एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग जो हमने कुछ कुछ चेंजेस किए हैं। चेंज क्या है, तो जो मिनरल ऑयल की डेफिनेशन होती है उसको हमने एक्सपैंड कर दिया, ये पहले भी न्यूज में आ चुका है, 2-3 बार हमने कवर भी किया है, उसकी डेफिनेशन को हमने एक्सपैंड किया है। अभी इसके अंदर नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, एनी नेचुरली अकरिंग, ठीक है, ये मार्क कर लेना, अगर क्वेश्चन बनेगा ना तो ये तो होगा ही होगा, एनी नेचुरली अकरिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस और दैट ऑयल, मिनरल ऑयल्स और नॉट। फिर कोल बेड मिथेन आता है, शेल गैस ऑयल, ये सब उसका पार्ट है, मिनरल ऑयल्स का पार्ट है, ठीक है। और साथ ही साथ हमने एक सिंगल परमिट भी इशू किया है कि जितनी भी कोई भी एरिया है उसमें आपको लीज चाहिए, पेट्रोलियम लीज, तो एक सिंगल परमिट लीजिए, फिर जो करना है उधर करते रहिए, दैट्स इट। ओके, ओके, फिर पीएम युवा 3.0 है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। ये क्या है, तो हमारे जो ऑथर्स होते हैं जिनकी एज 30 से कम है, उसको हम प्रमोट करते हैं, उसको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप लिखो, अच्छे से लिखो। ऑथर मतलब जो राइटर्स होते हैं, जो लिखते हैं, ओके, उनको हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आप बढ़ सकते हो, एसेट्रा एसेट्रा। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो नेशनल बुक ट्रस्ट करता है, नाम से भी पता चलता है, बुक ट्रस्ट, ठीक है। हम टोटल 50 ऑथर्स को सिलेक्ट करेंगे, और कैसे सिलेक्ट करेंगे, कॉन्टेस्ट के थ्रू सिलेक्ट करेंगे, फिर उनको कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करेंगे। ओके, कॉन्टेस्ट के अंदर क्या क्या होगा, तो वही इंडियन डायस्पोरा के ऊपर आपको लिखना है कुछ, फिर इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर लिखना है, और मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के ऊपर लिख सकते हो आप, ग्रेट। अभी जो भी बुक फिर लिखी होगी उसमें से कुछ बुक सिलेक्ट होगी, और सिलेक्ट जो भी होगी उसको पब्लिश करेगा ये नेशनल बुक ट्रस्ट खुद, ठीक है, एनबीटी खुद पब्लिश करेगा, और ये फॉस्टर करेगा हमारा, और फिर दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा, एसेट्रा एसेट्रा। इससे फायदा क्या होगा, प्रमोट करेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत को। यस, समझ लीजिए किसी ने बुक लिखी है तमिल के अंदर, और वो सिलेक्ट भी हुआ है बंदा, फिर ये तमिल की बुक बंगाली, मराठी, गुजराती, हिंदी, हर एक लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रही है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का हमारा जो मोटो है वो हम साकार करेंगे। बस याद क्या रखना है, पीएम युवा 3.0 किसके साथ कनेक्टेड है, तो ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम है ये। ओके, इसमें हम 50 ऑथर को कवर करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं, गीत गवाई। तो देखो, ये बिहार का प्री वेडिंग सेरेमनी है, इसके अंदर प्रेयर, म्यूजिक, डांस एसेट्रा होता है। रिसेंटली हमारे जब प्राइम मिनिस्टर जी मॉरिशस गए थे, तो उनका स्वागत ये गीत गवाई की परफॉर्मेंस के थ्रू हुआ था, इसलिए न्यूज में था, ठीक है। गीत गवाई को यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी में इंस्क्राइब भी किया गया है। नॉट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, राइट, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, दोनों दो अलग अलग चीज है, डू रिमेम्बर। वो कल्चरल हेरिटेज आता है इंटेंजिबल, उसका ये पार्ट नहीं है।
उसके अंदर जैसे दुर्गा पूजा है, वैदिक चैंटिंग है, फिर छाऊ डांस है हमारा, फिर गुजरात का गरबा है, वो भी मोस्ट रिसेंट है। कुछ 14 जितने हैं वो सबको हमने बनाया हुआ है। ओके चलिए, ये जो गीत गवई है वो भोजपुरी स्पीकिंग कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म होता था, ओरिजिनली बात कर रहे हैं, ठीक है। ये फीमेल मेंबर और जो फीमेल फैमिली मेंबर होते हैं वो और नेबर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। हालांकि अब एक्सटेंड करके इसको मेन भी परफॉर्म करने लगे हैं। इसके अंदर ढोलक का यूज होता है। ओके ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर है माइसेलियम, ये पॉसिबल क्वेश्चन है। माइसेलियम इन शॉर्ट क्या है, जो हम मकान बनाते हैं उसके अंदर जो ब्रिक यूज करते हैं वो ब्रिक या तो सीमेंट की होती है या मिट्टी की बनी हुई होती है, राइट। इसी ब्रिक के बदले हम नया एक मटेरियल लेकर आए हैं, माइसेलियम। माइसेलियम ब्रिक, इसका यूज कर सकते हैं। ये क्यों अच्छी है भाई? तो सबसे पहले तो बायोडिग्रेडेबल है, फिर फायर रेजिस्टेंस है, इंसुलेटिंग का भी काम करती है, तो बहुत अच्छी बात है। ये मिलता कहाँ से है? तो माइसेलिया करके भाई एक ट्री होता है, नॉट ट्री सॉरी, माइसीरिया करके एक फंजाई होता है, उनके एक ब्रांचेस है, उधर से हम इसको बनाते हैं, उसका यूज करते हुए बनाते हैं। बस आपको याद क्या रखना है, माइसेलिया ब्रांचिंग ऑफ फिलामेंट्स ऑफ फंजाई, तो बस फंगी याद रख लिया, फंजाई याद रख लिया, उतना काफी है, ठीक है। माइसेलियम इज अ थिन रूट लाइक फाइबर फ्रॉम द फंगी, ठीक है, फंजाई फंगी जो जी आप बोलते हो, उतना ही याद रखिए, उतना काफी है। ओके फायदा मिलेगा ना, क्योंकि अगर ये बायोडिग्रेडेबल है, फायर रेजिस्टेंस है, इंसुलेटिंग है, तो कितना फायदा मिलेगा। ऊपर से मेन तो यही है, जो कार्बन इमिशन होता है उसको हम कम कर पाएंगे, मेन वही है। ओके, तो क्या सब कुछ इसका अच्छा है? देखो क्वेश्चन आएगा ना तो एक्चुअली ये पूछा जाएगा, बायोडिग्रेडेबल, फायर रेजिस्टेंट, इंसुलेटिंग, ये पूछा जाएगा। इसके साथ ये भी होगा, इट इज मोर चीपर देन ट्रेडिशनल ब्रिक्स, तो देख लेना नहीं, इसकी हाई कॉस्ट है, क्योंकि इतना अच्छा है तो कॉस्ट तो हाई ही होगी। दूसरा, ये कंक्रीट, स्टील, जो भी मिट्टी बिट्टी की हम जो बनाते हैं ना ब्रिक्स, उससे कम स्ट्रांग होता है, इट इज नॉट एज स्ट्रांग एज इट आवर ट्रेडिशनल ब्रिक्स, और ये मॉइस्चर से भी ससेप्टेबल होता है। ओके, तो ये उसकी बुरी बात है, ये आपको बुरी भी याद रखनी है, अच्छी भी याद रखनी है, क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों होंगी ही होंगी। ओके, फिर है अपार आईडी, देखो ये तो मैंने देखा भी हुआ है लाइव, अभी जो स्टूडेंट्स हो रहे हैं ना बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी स्कूल में, वहां पे अपर आईडी में देखने को मिलती है। इट इज स्पेशलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जैसे हमारा आधार कार्ड में हमारा नंबर और आईडी सब होता है ना, फिर आधार कार्ड आप डालोगे तो जो भी डेटा होगा सब आ जाएगा, वैसे अपार आईडी के अंदर जो आपका एकेडमिक डेटा होगा, जो पढ़ाई एजुकेशनल डेटा होगा, वो सब आ जाएगा। ये भी 12 डिजिट का न्यूमेरिक कोड होता है, और इसके अंदर आपका स्टूडेंट का सब कुछ डेटा होगा, जैसे कि उसका स्कोर कार्ड, मार्कशीट, ग्रेड शीट, डिग्रीज एटसेट्रा। आप मतलब सब कुछ भूल गए हो, इट्स फाइन, आपके पास आपकी अपार आईडी है, आप तुरंत सर्च करो, आपके पास सब आ जाएगा। इट इज एक्सीलेंट, ये बड़ी बड़ी स्कूल अडॉप्ट भी कर रही है, शायद आपको पता भी होगा। इट इज पार्ट ऑफ वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाइन विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी वैसे काफी अच्छी है, एक दो चीजें आप बस माइनस कर, तो बाकी सब कुछ अच्छा है उसके अंदर। ओके, तो याद रखना, अपार आईडी, 12 डिजिट कोड, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, और इसके अंदर सब कुछ डेटा होता है, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी ने आधार के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, फिर है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, सबसे पहले कौन इसको रिलीज करता है? तो आईक्यूएयर रिलीज करता है, इट इज इंपॉर्टेंट, आईक्यूएयर। इसकी रिपोर्ट में क्या बात की गई है? तो भाई दुनिया की 15 मोस्ट पॉल्यूटेड जो सिटीज है, ठीक है, उस 15 में से 14 जो है वो इंडिया और पाकिस्तान में है। अब सोचिए 15 में से 14 इंडिया पाकिस्तान के अंदर है, मतलब पॉल्यूशन लेवल हमारा कितना हाई है। ठीक है चलिए, तो देखिए 7 कंट्रीज मेट ओके ओके, पहले पूरा देख लेते हैं, जैसे कि मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज कौन कौन सी है, एज होल कंट्री कौन कौन सी है। तो भाई चैड अफ्रीका, वो पहली नंबर पे सबसे पॉल्यूटेड है, फिर बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड देन इंडिया। मतलब कि हम 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर एज ऑफ 2024। ओके, तो बहुत बुरी बात है भाई। और दिल्ली रिमेन्स द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, मोस्ट पॉल्यूटेड दिल्ली है। ओके, और कोई जगह की हम अगर बात करते हैं, कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करते हैं, तो ये नया आया है असम का बिरनी हाथ, बिरनी हाथ, ये मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया है हमारा। और ये सबसे क्लीन कौन सा है? तो क्लीन है ओशियानिया रीजन। ओशियानिया रीजन क्या है? तो पैसिफिक जो हमारा ओशन है उधर ये पड़ता है, बताता हूँ मैं। इसके अंदर कौन सा आता है भाई? ओशियानिया के अंदर आता आता क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज आती है? तो भाई ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है, फिर न्यूजीलैंड आता है, न्यूजीलैंड आता है, और फिर जो दूसरी उसके आजू बाजू की जो आइलैंड कंट्रीज है ना, वो भी सारी इसके अंदर आ जाती है, जैसे कि भाई पपुआ न्यू गिनी हो गया, फिर सोलोमन आइलैंड हो गए, फिर अपना वो कल हमने देखा था ना सेलेडोनिया, फिर सोलोमन, फीजी,
वन्नाटू, नाउरू, ये सब उधर की कंट्रीज है। एक सेकंड के लिए बस बता दूं, जैसे कि ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, सॉरी ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा न्यूजीलैंड आ गया, ठीक है। यहाँ पे इंडोनेशिया, यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी दोनों साथ है। फिर यहाँ पे सोलोमन आइलैंड आएंगे, यहाँ पे वन्नाटू, यहाँ पे फिजी। ये सारा रीजन जो भी आता है ना, छोटे मोटे आइलैंड्स, ये सारा हमारा ओसेनिया रीजन है। ओके, इसके भी ना पार्ट्स बढ़ते हैं, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। बस बता दूं तो भाई यहाँ चलो पीछे बता देता हूँ। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे न्यूजीलैंड है हमारा, और इधर सब छोटे मोटे आइलैंड है, ठीक है। ये छोटू 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 आइलैंड है। अभी जो सबसे पहला ऊपर वाला पार्ट आता है, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट है हमारा माइक्रोनेशिया। माइक्रो ऊपर है, बस इतना याद रख लो, माइक्रोनेशिया। फिर उसके नीचे आता है, मतलब छोटा नीचे वाला पार्ट होता है, वो हमारा होता है मेलेनेशिया। यहाँ पे लिख देता हूँ, मेलेनेशिया। और एकदम आप राइट में चले जाते हो, राइट में यहाँ पे आ जाता है हमारा पोलिनेशिया, पोलिनेशिया। ओके, और ये सारा का सारा सारा जो ये एरिया है, ये सब किसका पार्ट है, सॉरी ये माइक्रोनेशिया, ठीक है। मैं पेज बदल करता हूँ, ये पोलिनेशिया, पोलिनेशिया क्या मेलिनेशिया, और ये वाला पोलिनेशिया। और ये सारा एरिया कौन सा पार्ट होता है, मतलब ये सारे के सारे एरिया को आप जोड़ देते हो, ये सारे एरिया को आप अगर जोड़ दोगे तो ये हमारा क्या बनेगा, ओशानिया बनेगा, ओशिनिया, ओशानिया, ओशिनिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने, आप होप समझ गए हो आप, ठीक है। चलिए, तो भाई सबसे अच्छी दूसरी कौन कौन सी हालत है, ओशिनिया के रीजन की जो कंट्री है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, फिर ये बहामास और बारबाडोस, ये सब तो वहां पे पड़ती है कैरेबियन में। फिर एस्टोनिया, ग्रेनाडा आइलैंड, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा। ओके, और ये क्यों पड़ती है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने बोला हुआ है कि एवरेज जो आपका पर्टिकुलेट मैटर का कंसंट्रेशन होना चाहिए वो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, और वो उनका मैट करता है, दैट्स इट। ओके, फिर अस्त्र मिसाइल है। ये अस्त्र मिसाइल किन्होंने बनाई हुई है, सक्सेसफुली टेस्टेड बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। इट इज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मतलब प्लेन छोड़ेगा, प्लेन के सामने, ठीक है, हवा में ही इसको यूज किया जाएगा। डेवलप बाय डीआरडीओ, 80 टू 110 किलोमीटर की जितनी रेंज है, स्पीड इसकी 4.5 मैक जितनी है, आपको मैंने बताया हुआ है, राइट। कौन सी, सोनिक, सुपरसोनिक, ट्रांससोनिक, हाइपरसोनिक। मैक के ऊपर, मैक स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। तो साउंड की स्पीड से 4.5 टाइम्स ज्यादा है, इसलिए 4.5 मैक है, ठीक है। फिर है प्लास्टिक आइज। ये देखो वैसे हल्का सा समझाना पड़ेगा बट इट्स फाइन। हमने बर्फ देखा है, राइट, हमें पता है आइस क्या होती है। वैसे अलग अलग वाटर के फॉर्म्स होते हैं, वाटर जैसे गैसियस हो सकती है, वाटर वेपर है, वाटर आइस है। वैसा हमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वाटर मिला है जो कि प्लास्टिक आइस हम बोल रहे हैं। ये क्या है भाई, प्लास्टिक कैसा होता है, प्लास्टिक वैसे सॉलिड है, ठीक है, पर फिर भी मूव कर सकता है, मतलब रिजिड नहीं है कि भाई प्लास्टिक मूव नहीं होगा। हम प्लास्टिक की पॉलिथीन को मूव करते हैं ना, तो यस ये कुछ फॉर्म वैसा ही है। ये है तो भाई सॉलिड, पर फिर भी मूवेबल है, मूव कर सकता है। तो प्लास्टिक आइस मतलब ऐसा आइस जो कि आइस सॉलिड है बट फिर भी मूव कर सकता है। इसको ना ऐसे इमेजिन करो, जैसे कोई एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को में अंदर हम टाइटली बहुत सारे बॉल्स को भर देते हैं, प्लास्टिक के छोटे छोटे बॉल्स हैं, सबको एकदम टाइटली भर देते हैं, तो ये हो जाएगा तो सॉलिड, एकदम ही सॉलिड। बट इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो बॉल्स हैं, ये छोटे 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 छोटे, ये तो आपस में मूव करेंगे ना, और ये मूव करेंगे उसका मतलब क्या है कि ये फ्री है, ये मूव कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये है एकदम सॉलिड के अंदर, उसका मतलब क्या है, इट इज रिजिड। सेम लाइक अ प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक होता है वो होता तो सॉलिड है बट फिर भी मूव करता है। ये प्लास्टिक में आप इसमें इमेज याद रखिए, सिर्फ प्लास्टिक पॉलिथीन का ही, ठीक है, जो हम छोटी छोटी प्लास्टिक की थैलियां यूज करते हैं ना, वही वाला, ठीक है, एग्जाम्पल प्लास्टिक ही होगा। और इसी प्लास्टिक के जैसा हमारा एक नया आइस मिला है, इसीलिए प्लास्टिक आइस। ओके, ये आइस कैसे फॉर्म होता है, देखो साइंस है तो वी डोंट नो कैसे हर एक चीज काम करती है, बस मानना है कि हाँ ऐसे करता है भाई। तो इट इज अनयूजुअल फेज, अनयूजुअल है डेफिनेटली, जिसमें आइस फॉर्म हो रही है एट हाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बहुत ही हाई है। कितना हाई है, तो 450 केल्विन के जितना। केल्विन मतलब कितना होता है भाई, तो देखो 273 273 273 केल्विन इसका मतलब होता है 0 सेल्सियस। और फिर जितना सेल्सियस बढ़ेगा उतना ये केल्विन बढ़ेगा, मतलब कि 1 सेल्सियस होता है, ठीक है,
तो हमारा हो जाएगा 274 केल्विन। ओके, और यहाँ पे 450 केल्विन है। एक और चलो बता देता हूँ, अभी 10 सेल्सियस होगा, उसका मतलब क्या है 283 केल्विन। ये 450 केल्विन से भी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि सेल्सियस हमारा कितना होगा 177 से भी ज्यादा, 177 सेल्सियस प्लस 273, तब जाके हमारा 450 जितना हो जाएगा। तो इतना जब टेम्परेचर होता है तब जाके ये प्लास्टिकाइज फॉर्म होता है। तो और सिर्फ टेम्परेचर का बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर भी बहुत चाहिए। प्रेशर चाहिए हमें 3 गीगा पास्कल से भी ज्यादा, ये बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, 3 गीगा पास्कल। ओके, ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया ये कैसे फॉर्म होगा। दिस इज अ फेज ऑफ वाटर दैट अलाउ मॉलिक्यूल्स टू रोटेट फ्रीली विद इन द रिजिड क्लिस्टराइज स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको बताया ना, एक छोटे बॉक्स में हम छोटे छोटे बॉल्स रख देते हैं एकदम टाइट, तो भाई बाहर का स्ट्रक्चर तो एकदम रिजिड है, बट अंदर के मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं। ओके, इसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया केल्विन और सेल्सियस में क्या फर्क होता है। ओके, और उसका मेजरमेंट क्या है, जैसे कि पास्कल किसका मेजरमेंट है, तो प्रेशर का मेजरमेंट है। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंस क्या है डिस्कवरी में, तो बस पता चलेगा साइंस के बारे में, हटाइए, बाकी कुछ खास काम का नहीं है। ओके, फिर ग्वाटेमाला। देखो, हमने इस रीजन को बहुत पढ़ा है और बहुत बार पढ़ा है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। न्यूज में क्यों था, तो ग्वाटेमाला के अंदर रिसेंटली वॉल्केनो इरप्ट हुआ था, फ्यूगो वॉल्केनो। ठीक है, फ्यूगो वॉल्केनो। ओके, ग्वाटेमाला की बॉर्डरिंग स्टेट्स की बात कर लेते हैं, तो भाई मैक्सिको, बेलिजी, होंडुरास, एल साल्वाडोर एटसेट्रा। यहाँ पे गल्फ ऑफ होंडुरास भी पड़ता है, पैसिफिक ओशन भी पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट ताजुमुलो वॉल्केनो है, ऐसे ही याद रख लेना, ताजुमुल्को वॉल्केनो, ताजुमुल्को। ओके, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी ना कंट्रीज याद रख लीजिए। वैसे हमने सब एक 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 करके याद रख लिया है, बट कंट्रीज याद नहीं की है कि भाई अगर क्रोनोलॉजी में पूछ लेंगे कि भाई नॉर्थ टू साउथ बस कंट्री लगाइए, तो हम क्या बोलेंगे, या फिर साउथ टू नॉर्थ बोल देंगे। तो बस देखो, लेफ्ट राइट नहीं हो सकता है क्योंकि सारी एक लाइन में है, इसलिए साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ ही पूछेंगे। पूछेंगे तो, अगर पूछेंगे तो देर इज नॉट हाई प्रोबेबिलिटी, बट अगर आता है तो हमें आना चाहिए, थोड़ी बहुत तो प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, सबसे पहले हमारा यहाँ पे आ जाता है मैक्सिको। ठीक है, आपको पता ही है पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका के अंदर तीन ही कंट्री है मेनली, एक है हमारा कनाडा, एक है अमेरिका यूएसए, और फिर आता है मैक्सिको, सैम, CAM। और फिर मैक्सिको के नीचे जो शुरू होता है वो हमारा पार्ट होता है सेंट्रल अमेरिका का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंट्रल अमेरिका। अब इस सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज कौन कौन सी है उसको हम याद करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारा आता है बेलिजी, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये बेलिजी है, तो सबसे पहले बेलिजी आता है हमारा। फिर कौन सा आता है, फिर आता है ग्वाटेमाला, ऊपर से आ रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो बेलिजी की बॉर्डर है, इसलिए सबसे ऊपर हमारा बेलिजी है। फिर ग्वाटेमाला है जो कि न्यूज में था, फिर होंडुरास है। अब एक सेकेंड, ग्वाटेमाला न्यूज में था ना, दूसरा ग्वाटेमाला की दूसरी भी न्यूज थी कि ग्वाटेमाला हाईएस्ट प्रोड्यूसर है कार्डमोम का। कार्डमोम का यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्डमोम। सेकेंड हाईएस्ट कौन है, सेकेंड हाईएस्ट, सेकेंड पे आता है इंडिया खुद, इसलिए याद रखना रिसेंटली ग्वाटेमाला उसको सरपास किया है, फर्स्ट है प्रोडक्शन में। ओके, फिर नीचे की कंट्रीज देखते हैं, बेलिजी, ग्वाटेमाला, होंडुरास। ठीक है, ये तीन को याद रखेंगे और फिर नीचे के चार को देखेंगे। ओके, तो देखो बेलिजी याद कर लो, फिर आपका दो जी इजी हो जाएगा, GH, ABCD में GH साथ में ही आता है ना, तो GH, ग्वाटेमाला, होंडुरास। फिर नीचे जाते हैं, ये तीन का ग्रुप हो गया हमारा। अभी नीचे जाते हैं, फिर आता है एल सल्वाडोर, सिर्फ सल्वाडोर लिखा है, एल सल्वाडोर। ये शायद फर्स्ट कंट्री थी जिसने क्रिप्टो करेंसी को परमिट किया था। यस यस, जिसने क्रिप्टो अलाउड किया था, क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर कर दिया था। ओके, क्रिप्टो सिर्फ लिखता हूँ। फिर है हमारी निकारागुआ, फिर है कोस्टा रिका और पनामा। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखो होंडुरास तक तो हमें याद रहेगा ना, बेलिजी, ग्वाटेमाला, होंडुरास। फिर हमारा सल्वाडोर आ गया। ओके, फिर सल्वाडोर एस अलग से करो और एनसीपी अलग से याद कर लो। एनसीपी तो हमें याद रहेगी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। ओके, तो बेलिजे, ग्वाटेमाला, होंडुरास, सल्वाडोर, फिर नेशनल कांग्रेस पार्टी का निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। ओके, ये कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, याद करना, ध्यान रखना। और आजू बाजू का देख ले तो यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये वाला है युकातन पेनिनसुला, युकातन, ये वाले युकातन चैनल है, यहाँ पे क्यूबा है, और क्यूबा में यहाँ पे हमारा ना इम्पोर्टेंट एक गोतानाम्बो, गोतानाम्बो बे है शायद, गोता नाम्बो, माम्बो नहीं, नाम्बो।
यहाँ पे अभी अभी जो इंडियंस थे ना उनको यहाँ पे रखा गया था जब वो अमेरिका से शिफ्ट हो रहे थे, इसलिए काम का है। गोतानामो जो है ना वो अमेरिका की टेरिटरी है, सॉवरेनिटी क्यूबा की है, बस उसको एडमिनिस्टर अमेरिका करता है यूएस से। हल्का सा आप याद रखना, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।